नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार हम एक नए विषय के साथ आते हैं और हर बार हम हिमाचल के एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो दर्शकों, आज भी हम एक नए रंग के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रंगों की ही। जी हाँ, पेंटिंग्स के बारे में हम जानेंगे, पोर्ट्रेट्स के बारे में हम जानेंगे और आज का हमारा कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। और आज हम बात करेंगे पेंटिंग्स की और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी अंकिता जी से, जो कि पेंटर है, आर्टिस्ट है, ड्राइंग्स बनाती हैं, पोर्ट्रेट्स बनाती हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के हमारे कार्यक्रम के बारे में और पेंटिंग्स के बारे में कि किस तरह की पेंटिंग्स ये बनाती हैं। तो सबसे पहले मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि आज हम बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में, तो जब भी हम आम तौर पर बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में या स्केचेस के बारे में, तो हमारे सामने कलर्स आ जाते हैं, पेंट आ जाते हैं और हम ड्राइंग की एक जो है वो सोच लेते हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं और किस तरह से हम ड्राइंग को, पेंटिंग को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दूरदर्शन में आपका स्वागत करती हूँ कि जो आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और एक पेंटिंग को लेके कला को प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए धन्यवाद है आपका। और मेरा पेंटिंग में यही है कि भी मैं पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय देती हूँ। पेंटिंग में मेरा काम ये रहता है कि मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ। पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया और ऑयल पेंटिंग्स, या किसी ने स्केच दे दिया बनाने को तो स्केचिंग कर लेती हूँ। क्राफ्ट वर्क भी मेरा इसमें रहता है। तो क्राफ्ट वर्क में जैसे वुडन वर्क हो गया और टूटी फूटी चीज़ें, घर में घरेलू चीज़ें जैसे थोड़ी बहुत होती है तो उनको जोड़ जोड़ के क्राफ्ट वर्क को भी उनको सजाया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें आप करती हैं, कितनी तरह की पेंटिंग्स आप बनाती हैं और जैसे कि अभी आपने बताया कि जो टूटी चीज़ें होती हैं उनसे भी किस तरह से हम क्राफ्ट बना सकते हैं, एक नई चीज़ उससे बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैम, हम पेंटिंग के बारे में तो आगे बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले अगर हम शुरुआत करें तो थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। और शुरुआत हमेशा हम स्कूलिंग से करते हैं कि तो मैं भी आज शुरुआत स्कूलिंग से ही करना चाहूँगी कि आपकी स्कूलिंग किस तरह से हुई। और जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमारे खासे इंटरेस्ट होते हैं, कई सारी चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्कूलिंग आपकी कैसी रही और किन किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था। तो यस मैम, ज़रूर। मेरा नाम अंकिता है और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन कुनिहार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है जी। और घर से ही, मतलब बचपन से ही मेरा ऐसा रहा है कि मेरी जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग भी मेरी कुनिहार से हुई है और कॉलेज मेरा अर्की कॉलेज से हुआ है। फिर यूनिवर्सिटी से जो आगे की मास्टर डिग्री हुई है जी। उसके बाद तो एग्जीबिशन का जो सिलसिला चला है वो चला है जी। और घर में मेरा ये बचपन से ही ऐसा रहता था कि मैंने पेंटिंग में ही ज़्यादा रुझाव रहा है, मतलब उसमें ही, मतलब मेरा सारा ये रहता था कि मैं पेंटिंग ही करती रहूं जी। बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल में कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जब आप स्कूल में थी उस दौरान क्या आपने किसी चीज़ में ऐसे पार्टिसिपेट किया था? यस मैम, ज़रूर। स्कूल में होते थे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते थे जिनमें मैं भाग लेती थी। और टीचर वहाँ के जो टीचर होते थे स्कूल टाइम के, वो ज़्यादा सपोर्टिव होते थे। वो ऐसे ही, मतलब जैसे मैं क्लास में बैठ के चित्रकला कर रही हूँ, कुछ भी ऐसी बना रही हूँ छोटा मोटा, तो वो देख लेते थे। फिर वो बोलते थे कि नहीं अंकिता, कंपटीशन में भाग लो। तो वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो घर वालों का भी सपोर्ट रहता था इसमें, ऐसा नहीं है। और
उसमें भाग लेना, फिर उसको उससे ज़्यादा अपने आप को भी अंदर से प्रेरणा मिलती थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ कुछ तो। अगर हम स्कूल टाइम की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि जब आप चित्र बनाती थी, आप पेंटिंग करती थी, ड्राइंग करती थी, टीचर्स आपको देखते थे, तो हम जब स्कूल में होते हैं तो कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो चलते रहते हैं, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो स्कूल के दौरान आपने किन किन ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, ड्राइंग के, पेंटिंग के, और ऐसा कोई आपका यादगार पल हो? 10th में था, जब मैं 10th क्लास में थी, उसमें एक कंपटीशन हुआ था, पेंटिंग का ही था वो। तो उसमें जब भाग लिया था तो उसमें यही था कि नेचर के ऊपर पेंटिंग बनानी थी। तो उसको देख के कुछ अपने आप से कि भी इसमें पहाड़ बनाने हैं, इसमें ऐसा करना है, तो उसको चित्रित करके उसमें भाग लिया था। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने आपके स्कूल के बारे में जाना कि किस तरह से आपका रुझान रहा और टीचर्स का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा। अब साथ ही अगर हम बात करें कॉलेज की, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और साथ ही कॉलेज में भी हम देखते हैं कि कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉलेज का जो आपका वो दौर था वो किस तरह का रहा? कॉलेज का दौर तो बहुत अच्छा रहा कॉलेज में, बट वहाँ पे कॉलेज में मैंने कोई कंपटीशन में भाग नहीं लिया। वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने कॉलेज ही सिंपल पढ़ाई में की है जी। सिंपल आर्ट्स रखा था जी। सोशोलॉजी, पोल साइंस, उसमें कोई आर्ट था ही नहीं। बट मेरा ये रहता था कि टीचरों को भी तंग किया करती थी वहाँ पे कि कंपटीशन क्यों नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। तो टीचर बहुत ये करते थे, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा ये करते थे, पर चलो वहाँ पे नहीं था तो आगे मेरे को एक मौका मिला। जी। कॉलेज के बाद मैंने जब मास्टर डिग्री की जी। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे आगे म्यूज़ियम में, जैसे म्यूज़ियम में हमारे कंपटीशन होते थे, तो उसमें पेंटिंग्स देनी होती थी बना के, और बस उसमें यही होता था। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉलेज में किस तरह से टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि आप जो है स्टडीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा बस उसमें यही रहता है कि घर में करनी है पेंटिंग, चाहे कॉलेज का कितना भी काम हो मेरे को, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो भी करना है, घर के काम तो चलो वो होते रहते थे, बट उसके अलावा मैंने पेंटिंग के लिए स्पेस ढूंढना है, चाहे रात को करनी है वो पेंटिंग, चाहे 1-1, 2-2 बजे तक, पर करना है बस उसको। मतलब कहा जाए कि जो जज्बा है आपके अंदर पेंटिंग का, वो आपने हमेशा जिंदा रखा। चाहे पढ़ाई के साथ हो, चाहे घर के काम के साथ हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो, लेकिन पेंटिंग आपने नहीं छोड़ा। पेंटिंग करनी है, उसके लिए तो चाहे जो मर्जी किसी के साथ लड़ जाना चाहे उसके लिए, पर करनी है तो करनी है पेंटिंग। बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें जैसे आपकी पेंटिंग का, हम इतना रुझान देख पा रहे हैं, इतना प्यार है आपको पेंटिंग से, तो अगर हम घर की बात करें, क्या घर पे भी आपके कोई पेंटिंग करता है? या अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, क्योंकि जब भी हम किसी कला में आगे बढ़ते हैं, आर्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा हमें कोई ना कोई इंस्पायर करता है, या हमारे अंदर से एक वो चीज़ आती है कि हमें इस चीज़ में आगे जाना चाहिए। तो आपको कौन इंस्पायर करता है? और मेरा यही प्रश्न था कि क्या घर पर भी है कोई जो पेंटिंग करता है, इस तरह की फ्रेम्स बनाता है, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं? हाँ जी। मेरा घर में सपोर्ट बहुत रहा है, घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे, पर ऐसा नहीं है कि भी वो पेंटिंग करते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मेरी बुआ थी, मेरी मम्मी के खुद के उनके क्राफ्ट वर्क मेरे को अभी तक देखने को मिलते हैं। वो जो प्लास्टिक के इनके होते थे बने हुए फूल से उसमें पिरोए हुए, तो वो मेरे को ज़्यादा अगर से वो करते थे कि भी मैंने भी ऐसे ही बनाने हैं, ऐसा करना है आगे। तो घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, इवन दैट कि मेरी माँ जो है वो तो मेरे को अभी भी सपोर्ट करते हैं। वो फ़ोन करके बोलते हैं कि अंकिता क्या कर रही है, क्या है आजकल चला हुआ, कौन सी पेंटिंग कर रही है, आगे क्या करना है। तो वो उनका चला ही रहता है, वो बीच बीच में मेरे को सपोर्ट करते रहते कि नहीं अंकिता कर कुछ ना कुछ। हाँ, तो आगे भी ऐसा ही है। मेरी शादी होगी जैसे, तो शादी के बाद भी ऐसा ही माहौल मिला है मेरे को। मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो खुद म्यूजिशियन है, तो उनका बड़ा सपोर्ट रहता है। हमारा घर का माहौल ही मतलब आर्ट वाला है, आर्ट कला से भरा हुआ है पूरा माहौल। जी बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें कि जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको घर से ही मिली है। घर से। जैसे कि आपने कहा कि बचपन में आपने देखा कि आपकी जो माता है वो किस तरह से जो क्राफ्ट्स है वो करती थी, और वहीं से कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हुई है। तो अगर हम बात करें कि जब बच्चा अपना पहला स्टेप लेता है कला की तरफ, आर्ट की तरफ, अगर हम बात करें जैसे हम लिखते हैं तो पहली बार पेंसिल पकड़ता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने ऐसा, अगर आपको याद हो, तो जब आपने पेंटिंग शुरू की थी तो वो
कब आपने शुरू की थी और किस तरह से, मतलब बचपन में किस तरह से आपको पेंटिंग का शौक़ हुआ और क्या आपको बनाना अच्छा लगता था? बचपन से ऐसा था कि चलो 5th क्लास तक वही था कि छोटे मोटे फूल बना दिए, छोटा मोटा थोड़ा सा बना दिया, जो भी होता था। बट जब 6th क्लास में आई तो उसमें तो मैंने ऑलरेडी, मैं तो खुश हो गई कि ड्राइंग सब्जेक्ट है, तो मैंने तो उसमें ड्राइंग सब्जेक्ट रख लिया। तो वो हो जाता था कि भी स्कूल से भी वर्क मिल रहा है, उसमें भी पेंटिंग ही बनानी है, खुद से भी पेंटिंग बनानी। उसमें मैं ज़्यादा फोकस करती थी पेंटिंग में कि फूल पत्ते, और जैसे आंगन में भी होते थे हमारे फूल, तो उसको देख के मैंने उसको देख के बनाना फूल, चाहे वो कैसा भी बन रहा है पर बनाना है। या फिर कहीं पे देख लिया, चित्र देख लिया। पहले के ज़माने में तो हमारे टाइम में मतलब वो होते थे कैलेंडर, तो उससे मैंने वो राधा कृष्ण के चित्र बनाने, उसका स्केचिंग करनी, तो वहीं से मेरी वो जो ट्रेनिंग थी एक, तो वो खुद से ही चल पड़ी थी। जी बिल्कुल अंकिता जी, बातचीत तो हम आगे करते ही रहेंगे, लेकिन जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं रंगों के बारे में, तो दर्शकों सुबह का समय है और संगीत से अगर हमारी शुरुआत हो सुबह की तो अच्छा लगता है। जैसे कि हम बात भी रंगों की कर रहे हैं और हिमाचल में हम सभी जानते हैं कि धातु का कितना प्रचलन है और कितना हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो रंगों के साथ धातु की हम बात करते हैं, धातु तेरा लाल रंगोरा। तो आइए आपके सामने पेश करते हैं ये गीत, आइए आप भी इंजॉय कीजिए। बाही तेरी छड़नाने बंगा, बाही तेरी कन तेरे चमको बाड़ा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। बातों तेरा लाल रंगोरा, सुटका रेशमी काड़ा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। कदी मिले दी ऊंचा धारे तू, कदी मिले दी ऊंचा धारे तू, कदी मिल दी डूगड़े नाड़ा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। बातों तेरा लाल रंगोरा, सुटका रेशमी काड़ा, किंधी तू चली मोनिका,
तो दर्शकों, सुबह सुबह के समय अगर हम इस तरह से सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन बातचीत हम जारी रखेंगे अपनी, और पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से आप इंस्पायर हुई, आपकी स्कूल जर्नी के बारे में हमने जाना, कॉलेज जर्नी के बारे में भी हमने जाना, और साथ ही कि किस तरह से घर से आपको सपोर्ट मिलता है अभी भी, और आपके इन लॉज भी किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। तो साथ ही अगर हम बात करें कि अब आपकी पेंटिंग्स की थोड़ी सी हम बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो जब भी हम पेंटिंग्स की बात करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हम सोचते हैं कि एक स्केच है, हम पेंट कर लेंगे, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, और वही हमारे लिए पेंटिंग है, वही हमारे लिए ड्राइंग है। लेकिन उसके भी अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग जगह है जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा था पोर्ट्रेट्स बनाती हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाती है, और भी कई सारी चीज़ों का आपने नाम लिया था। तो धीरे धीरे करके हम जानना चाहेंगे। तो जैसे आपने कहा कि पोर्ट्रेट्स आप बनाती हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं, और आपने किन किन तरह की जो पोर्ट्रेट्स है वो बनाई हैं। पोर्ट्रेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो पोर्ट्रेट में यही होता है कि हमारे को अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई यही होता है इसमें कि हमारा स्केच बना दो, पोर्ट्रेट बना दो। तो पोर्ट्रेट में उनकी फेस बनाना होता है, उनकी पूरा जो जितना भी वो बोलते हैं कि हमारे को इतना पार्ट चाहिए तो उतना बना के देते हैं। उसमें कलर भरने के लिए बोलते हैं, तो वो कलर कॉम्बिनेशन देखना होता है कि उसमें कैसे कलर भरे जी। तो यही रहता है। और कुछ अगर ब्लैक एंड वाइट में बनते हैं पोर्ट्रेट तो वो पेंसिल वर्क है। अगर कलर वाले बनते हैं पोर्ट्रेट तो उनमें अलग फ़र्क है, तो उनका अलग रहता है। पोर्ट्रेट में मैंने बनाए हैं अभी 2-3-4 पोर्ट्रेट के मतलब ऑर्डर के इसमें वो मैंने बनाए हैं, तो वो काफ़ी पसंद भी किए लोगों ने। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपने कई सारे जो है पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, और जैसे कि हम स्क्रीन पे भी अपने देख पा रहे थे कि आपने कई सारी पेंटिंग्स बनाई है, सर्टिफिकेट्स भी हम देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे कि राधा कृष्ण की जो है पेंटिंग आपने बनाई है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कब आपने वो बनाई है, और क्या किसी कॉम्पिटिशन में बनाई है आपने वो पेंटिंग? नहीं, वो पेंटिंग मैंने ऐसी बनाई है, घर में बनाई है जी। वो भी होली के टाइम पे, जब होली आती है। तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं, ये वाली पेंटिंग राधा कृष्ण वाली, ये वाली मैंने सिर्फ 1 या 2 साल हो गए होंगे इसको बनाए हुए। तो ये होली बेस्ड पेंटिंग है जी, कि किस तरह से राधा कृष्ण उस टाइम खेला करते थे। उसमें सखियां हैं, नायिका हैं साथ में बनाई हुई, तो वो उनके ऊपर कलर फेंक रहे हैं, तो उनको किस तरह से मैंने पेंटिंग में उनको दर्शाना है, वो सारे कलर को कॉम्बिनेशन करके उनका एक सारा मिश्रण करके एक अच्छी पेंटिंग को ये दिया है रूप। जी बिल्कुल। जैसे राधा कृष्ण की पेंटिंग के बारे में तो हमने बात की, लेकिन साथ ही हम देखते हैं जैसे कि आपने बुद्धा जी की भी जो है पेंटिंग बनाई है, उन्हें भी ड्रॉ किया है। तो किस तरह की वो पेंटिंग है, कब आपने वो बनाई, और उससे जुड़ा अगर कोई आपके पास किस्सा हो तो हमें ज़रूर बताएं। बुद्धा की पेंटिंग के लिए यही है कि उसके जो बुद्धा है सबसे पहले तो यही होता है कि उनको बनाया क्यों है। वो इतना अंदर से वो एक राजा थे, उन्होंने एक तो वो पहले एक जो वो होता है घर से ही वो राजा थे, लेकिन वो उनको वो उस चीज़ से वो हटकर एक अलग जो उसमें अलग लाइफ में आ गए। तो उसमें वो सारी दुनिया के राजा बन के आज। तो उसको मैंने उसमें दर्शाने की कोशिश की उस पेंटिंग में कि वो जैसे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, एक साधना में लीन है जी। तो उनका वही है कि उसमें उसको दर्शाया गया कि एक अंदर से जो उनकी रूह है वो किस तरह से उनको साधना की इसमें लेगी जी। कई बार हम जब देखते हैं, जब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं, जब हम आर्ट की बात करते हैं, तो लोग अक्सर सोचते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है, और कभी कभी हम कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये तो कोई भी बना सकता है, ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, अगर हम आर्ट की बात करें। लेकिन एज एन आर्टिस्ट, जो भी कलाकार है, जो भी आर्टिस्ट है, जब वो अपनी कला में आगे जाते हैं, वो उनके लिए बहुत ही अलग होता है, और हम कहें कि बहुत ही मेहनत वाला होता है। तो जब आप पेंटिंग्स बनाती हैं, जैसे कि अभी हम बात कर
रहे थे, कृष्णा जी की पेंटिंग आपने बनाई थी राधा के साथ, और हम बुद्धा जी की बात कर रहे हैं, वो भी आपने पेंटिंग बनाई। तो जब आप इस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं तो क्या आपके जहन में चलता है, और किस तरह से जब हम पेंटिंग बनाते हैं, अपनी आर्ट को दर्शाते हैं, तो कितना उसके साथ जुड़ना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है उसे समझना? पेंटिंग कला कला से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो यही होता है कि अपने अंदर क्या है। ये नहीं होता, एक तो वो चित्रण हो गया जो हम बाहर से सीख रहे हैं कि प्रकृति, इसके लिए सबसे मेन जो मेरा फोकस रहता है, जिस चीज़ से मैंने ज़्यादा सीखा है वो है प्रकृति, नेचर। जब नेचर को देखती हूँ तो उसको देख के लगता है कि नहीं, मैंने ये चीज़ बनानी है। अब मान लो आप सोच रहे हैं, अभी मैं बोल दूँ आपको कि रिज मैदान, तो आपके अंदर वो फ़ोटो बन गई, तो आप उसको उतारने की कोशिश करेंगे। तो वही होता है हमारे अंदर भी कि कोई भी प्रकृति में पहाड़ियाँ ले ली या कुछ भी हो गया, कहीं का दृश्य अच्छा लग गया या खुद कुछ हो गया, ये जो विजुअल आर्ट है। और कुछ पेंटिंग्स ऐसी होगी जो हमने कलात्मक बनानी है, रचनात्मक, खुद रचना करनी है उसकी, खुद क्रिएटिविटी करनी है उसमें। तो उसको पहले दिमाग में जो चीज़ होती है वो उसको उसी टाइम पे शीट पे उतारना है, कैनवस पे उतारना है, चाहे वो कैसी भी बने। और फिर हर बारी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े भारी कलाकार बन गए अभी तो कुछ भी नहीं, अभी शुरुआत बिल्कुल ही। अभी इतना नहीं है कि बड़े भारी कंपटीशन कर लिए, लेकिन जब भी एक नई पेंटिंग बनानी है तो जब भी कैनवस आएगा सामने तो यही होता है कि मेरे को कुछ नहीं आता अभी और इसमें मैंने कुछ नया बनाना है, कुछ भी है चाहे। तो जो रचना, जो सोच रखा है, कई बार ऐसा होता है कि खुद की थीम ले रखती हूँ कि खुद की रचना की हुई, उसकी जो क्रिएटिविटी है खुद सोच रखे कि नहीं, मैंने ये वाली चीज़ इसमें दर्शाना है, कैसे लोग उसको देख के समझे उस चीज़ को कि क्या है इसमें छुपा हुआ। एक पेंटिंग में एक आगे का दृश्य हो गया, उससे जो बैकग्राउंड है उसका, उसके ऊपर मेन फोकस होता है कि उसको उसमें ऐसा क्या डाले जो सबको अच्छा लगे। उसमें कलर हो गए, कलर मेन फोकस होते हैं। कलरों का ये होता है कि लाइट कलर हो गए, ब्राइट कलर हो गए। कई बार ऐसा होता है कि डार्क कलर कर दिया तो खुद को ही नहीं जचेगा, खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा अंदर से कि यार क्या कर दिया मैंने इसमें कलर, ये नहीं होना था। तो जब भी हम पेंटिंग्स बनाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि जब भी आप पेंटिंग्स बनाती हैं, पोर्ट्रेट्स बनाती हैं, अलग अलग जो पोर्ट्रेट्स है, डिज़ाइंस है, वो आप बनाती हैं, तो उस समय जब आप पेंटिंग बनाती हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको इंस्पायर करती है वो चीज़ बनाने के लिए? जैसे कि अभी आपने कहा कि घर बैठे बैठे आपने जो राधा कृष्ण वाली पोर्ट्रेट है, जो वो स्केच है, वो आपने बनाया था। तो जब हम इस तरह की जो है पेंटिंग्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो क्या आपको इंस्पायर करता है जब आप बैठ जाती हैं अपने हाथ में लेके पेंटिंग ब्रश, और जब आप सोच लेती हैं कि अब आपको ये बनाना है, तो क्या चीज़ है जो अंदर से ऐसे आपको इंस्पायर करती है बनाने के लिए? अंदर से हमारे एक तो सबसे पहले यही होता है इंस्पायर करने के लिए कि हमारे दिल, दिमाग और रूह, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ हैं तब हम किसी एक नई पेंटिंग को, नए चित्रण को दर्शाने की कोशिश कर सकते हैं। हाथ तभी चलता है हमारा जब हमारी रूह भी बोलेगी। ये नहीं होता कि हमारा दिमाग में कुछ है, चलो जी छापने बैठ गए, ऐसा नहीं। उसके लिए रूह भी होनी चाहिए अंदर से कि पूरा ध्यान, पूरा ये होना चाहिए अंदर से कि मैंने बनाना ही ये है एग्जैक्ट। तो उसमें रंगों का बड़ा भारी ये होता है कि मैंने कौन से कलर भरने हैं इसमें। बिल्कुल। जैसे कि हम अगर बात करें कि पेंटिंग्स के बारे में आगे हम और भी बात करेंगे कि किस तरह से आप बनाती हैं, अलग अलग जो पेंटिंग्स आप बनाती हैं, जो आर्ट से जुड़ी चीज़ें हैं, उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन साथ में मैं जानना चाहूँगी, जैसे अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, म्यूज़ियम्स में पेंटिंग लगती है, तो आपने कहाँ ऐसे पार्टिसिपेट किया है और किस लेवल पर आप गई हैं और किन किन एग्जीबिशंस में आपने पार्टिसिपेट किया है? इसमें मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा इसमें, क्योंकि कंपटीशन में जाती भली हूँ मैं। यहाँ पे शिमला म्यूज़ियम हो गया, गेटी, और मैंने चंडीगढ़ में भी लगाई है एग्जीबिशन, लेकिन उन सब से यही सीखने को मिला है कि यहीं तक का सफ़र नहीं है, आगे भी करना है। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ और नया करना पड़ेगा पेंटिंग में।
तो मैम अगर हम बात करें कि जैसे आपने अभी कहा कि आप बाहर भी जाती हैं, तो अक्सर जब हम देखते हैं जब भी हम किसी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपटीशन में, तो हम देख पाते हैं कि कई सारे लोग आते हैं, अलग अलग कलाकार आते हैं, हाँ। अलग अलग उनका विजन है, अलग अलग तरीका है। तो कई बार क्या होता है जब हम ऐसे कहीं जाते हैं तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं और एक प्रेशर जो है वो भी हम पे क्रिएट हो जाता है। तो उस टाइम क्योंकि चाहे एग्ज़ाम्स की बात हो, चाहे पेंटिंग की बात हो या किसी भी और चीज़ की बात हो, तो वो जो माहौल एक क्रिएट हो जाता है। और कभी कभी हम सोचते हैं, जैसे अगर हम पेंटिंग की बात करें कि अरे उसका तरीका कुछ अलग है, वो क्या बना रहे हैं। तो जब आप कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं, ऐसे वहाँ पर जाके पेंट करती हैं, तो किस तरह का माहौल रहता है और किस तरह से आप डील करती हैं वैसे प्रेशर से? डील करने का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि हम जहाँ पे भी जाते हैं और वहाँ पे एक तो बड़े बड़े कलाकार आते हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बड़े कलाकार हों या छोटे कलाकार हों, सबसे कुछ ना कुछ हमारे को सीखने को मिलता ही है। और फिर एक प्रेशर तो मैं क्या बोलूँ, मेरे को कभी इन चीज़ों का ये रियलाइज़ नहीं हुआ अंदर से कि भी मैं कुछ नहीं कर पाती, कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे से जितना होता है मैं उसको उस पेंटिंग में डालने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, कि सारी दुनिया को छोड़ के जहाँ पे भी मेरे को स्पेस मिल जाए कि मैं यहाँ पे बैठ के पेंटिंग बनाऊँगी, तो मेरा ध्यान पूरा ही वहीं पे चला जाता है, फिर उसको बनाने में लग जाती हूँ। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि जैसे हम अलग अलग जो है आपकी पेंटिंग्स देख पा रहे हैं, तो पंचमुखी शिव की जो पेंटिंग है वो हम अपनी स्क्रीन पर हम देख पा रहे थे, तो कब आपने वो बनाई और क्या क्या चीज़ है जिसने इंस्पायर किया आपको वो बनाने के लिए? इसके लिए तो देवी देवताओं के ऊपर जो एक ये होता है विश्वास थोड़ा सा, बाकी पेंटिंग में पंचमुखी शिव जी का बहुत बड़ा महत्व इसमें बहुत ही एक तो जो चित्रण किया गया है ये छोटे इसमें किया गया है। मैंने पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में इसको दर्शाने की कोशिश की है वाटर कलर में जी, ताकि उभर के आए जी। और यही है इसका ज़्यादा मेन, और ये नहीं है ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो अंकिता जी आपसे हम बातचीत तो आगे और करते रहेंगे, लेकिन साथ ही दर्शकों हमें पता है कि नमस्ते हिमाचल में आप लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि आपको गीत कब सुनाए जाए। तो आइए दर्शकों आपके लिए एक और पहाड़ी लोकगीत जो है हम पेश करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक लोकगीत।
सजना जाने दो प्यारा छोड़े ना में मेरे दिलदारा तू सजना जाने दो प्यारा छोड़े ना में मेरे दिलदारा चोट खाया मुआ जानी रे चोट खाया मुआ जानी रे तू जानी रे हो मेरे संगिया मेरे जियारी तू जाने रे तू जानी रे हो मेरे। तो दर्शकों, हमने देखा इतना अच्छा लोकगीत, और अगर हम लोकगीतों की बात करें तो कल्चर तो उसमें दिखता ही है, लेकिन साथ ही रंग बिरंगे पोशाक के साथ और इतनी हसीन वादियों के साथ हम ये सब नज़ारे सिर्फ हिमाचल में देखते हैं। तो दर्शकों, आइए अपने रंगों के इस कार्यक्रम को आगे हम जारी रखते हैं और रंगों के बारे में ही बातचीत करते हैं। तो अंकिता जी, जैसे कि अभी हमने पोर्ट्रेट्स के बारे में बात की आपसे, हमने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना अभी तक, और साथ ही हम और भी आपसे जानना चाहेंगे। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था, आप अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स है वो बनाती हैं, और जैसे ऑयल पेंटिंग की आपने बात की थी, लैंडस्केप की आपने बात की थी, मिनिएचर पेंटिंग्स की आपने बात की थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अब आपसे जानना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। तो अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो क्या होते हैं लैंडस्केप, और किस तरह से हम समझें लैंडस्केप को? लैंडस्केप में हम पहाड़ियाँ बनाते हैं, ज़्यादा नदियाँ, पहाड़ और प्रकृति को दर्शाने की कोशिश करते हैं लैंडस्केप में ज़्यादा। और उसमें विजुअल आर्ट्स का कला का ज़्यादा रहता है कि देख के बनाना, लैंडस्केप ज़्यादा देख के बनाए जाते हैं। कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ किसी भी जगह पे, तो उस जगह को देख के उसको बनाना, विजुअल करना उसको अपने अंदर। और दूसरी पेंटिंग्स ये तो हो गए लैंडस्केप। हाँ, दूसरे हमारे हो गए ऑयल पेंटिंग्स। ऑयल पेंटिंग जो होते हैं ये तैलीय रंग में बनाए जाते हैं। तो तैलीय रंग का ये होता है कि काफ़ी टाइम तक तो एक तो सूखते नहीं ये वाले कलर तो इनको चाहे वॉल पे कर लो, चाहे हम कैनवस पे कर लें। तो ये इस पेंटिंग को करने के लिए इसमें सिंपल सी पेंटिंग है, जो आपका मन चाहे, जो हम अंदर से करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं उसमें। और बाकी हमारे आते हैं पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इसमें तो काफ़ी डिटेलिंग वर्क आता है। इसमें ऐसा होता है कि छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत डिटेलिंग वर्क में लाइनें मारनी, लाइनें लगानी उसमें, और वाटर कलर से ज़्यादा इसमें करते हैं। और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को ज़्यादा खुद से कलर बना के करते हैं। जैसे पत्थरों से कलर बनाने, फूल पत्तियों से कलर बनाने, तो उसको उसमें यूज़ करना। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक एक बारीकी का ध्यान रखना होता है। और फेस भी बनेंगे तो छोटे से फेस बनेंगे, कोई ज़्यादा बड़े फेस नहीं बनते। इसका छोटा ही चित्रण होता है ज़्यादा। तो ये वाली पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। अंकिता जी, जैसे कि अभी हम पेंटिंग्स की बात करें तो हम जानते हैं कि आपने कई सारी जो है पेंटिंग्स बनाई हैं, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स है, चाहे वो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट्स है, ऑयल पेंटिंग्स है। तो इस तरह की कई सारी जो है आपने पेंटिंग्स बनाई है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी फेवरेट पेंटिंग की, या आपके फेवरेट, अगर हम बात करें कि आपको क्या बनाना पसंद है, लैंडस्केप बनाना पसंद है, ऑयल पेंटिंग करना आपको पसंद है, पोर्ट्रेट्स बनाना आपको पसंद है, क्योंकि एक कलाकार का अपना भी एक जो हिस्सा है वो फेवरेट होता है कि ये वाली चीज़ हमारी थोड़ी सी फेवरेट है और इसमें हम थोड़ा सा जो है और अच्छा कर सकते हैं और आगे इसमें हम इच्छुक होते हैं करने के लिए। तो वो आपका कौन सा है फेवरेट पार्ट, कौन सी है आपकी वो फेवरेट पेंटिंग? एक तो जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो है कि एक लैंडस्केप कि जो देख के बनाना है, इनको खुद ही प्रकृति को देख के खुद ही ऐसा मन हो जाता है कि इनको करना है। दूसरा है कि जो मैं सोच रखती हूँ, जैसे रचनात्मक कुछ भी मैंने क्रिएटिविटी करनी है, उसको अपनी थीम बनानी है, उसको लेके उस पर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जी बिल्कुल। मैम, अगर हम बात करें कि जैसे आपने कहा कि आपने कॉलेज किया था सिंपल, अगर हम बात करें एजुकेशन पे उस टाइम आपने ध्यान दी थी और जो पेंटिंग है वो आप घर पे प्रैक्टिस करती थी, तो जब भी हम देखते हैं कि आम तौर पर जब हम बात करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए इस चीज़ में, तो हमेशा लोग चाहते हैं कि एक जॉब हो हमारे पास और हम जॉब में ही आगे जाए, और कला को कहीं ना कहीं अभी भी इतना प्रेरित नहीं किया जाता है। अब तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा ज़माना जो है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आया है, लेकिन पूरी तरह से अभी
वो भी नहीं आया है, लोग जॉब्स को ही अभी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जब आप अपनी कला में ही आगे जाना चाहती थी कॉलेज के बाद भी, तो किस तरह का रिएक्शन आपको मिला? ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आपको भी फेस करने पड़े? पेंटिंग्स में होता है ऐसा कि इसके लिए एक तो सब ही ऐसे बोल देते हैं, चाहे रिश्तेदारों में ले लो चाहे कहीं पे भी, सब एकदम से बोल देते हैं नहीं कि ये क्या काम है, ये कोई काम है, इस मतलब कुछ और देख लो, तुम पेंटिंग बेशक करते रहो पर कुछ और करो, इसके साथ जॉब कर लो, कुछ और पढ़ाई कर लो, कोर्सेज कर लो। पर मेरे को ये होता था कि नहीं, करना ही यही है। और खुद कई बार भी कोशिश की कि मैं भी मतलब ड्राइंग टीचर के टेस्ट दूँ, एक बार तो दे भी दिया था बट उसमें खास रिस्पांस नहीं था क्योंकि ज़्यादा ये नहीं रहता मेरा जॉब के लिए। फिर मेरे जो हम सफ़र हैं वो भी ऐसे ही मतलब मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो भी मेरे को बोलते हैं कि भाई नहीं, पेंटिंग कर, आगे बढ़ना है तो पेंटिंग करो। जी, अपनी जो अंदर की ये होती है कि हम एक तो हम खुद को ही दबा देते हैं कई बार कि नहीं भी हम भी जॉब ही कर लेते हैं औरों की तरह पैसों के चक्कर में। एक तो सब जो लोगों का भाव होता है पेंटिंग को लेके, सबसे बड़ा यही होता है भाव कि नहीं भी पैसों के लिए करना है, पैसों के लिए तो वो चल रहा है जो चल रहा है, जैसे पोर्ट्रेट बना दिया किसी ने या स्केचिंग कर ली, वो चल रहा है 2000 में 4000 में। पर एक अपना भी तो है खुद की कला अंदर, वो कब आएगी निखर के बाहर? वो तभी निखर के बाहर आएगी जब हम उसको करेंगे, उसको टाइम देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकिता जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरह से जो पेंटिंग है उसके साथ हमें या आर्ट के साथ हमें उसमें बरकरार रहना पड़ता है, एक कॉन्टिन्यूअस जो है हमें मेहनत उसमें करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि मतलब हमारे को आर्ट को पैसों से रिलेट करना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे को पहले तो अगर दुनिया को दिखाना है, दुनिया में अलग करना है कुछ, तो उसके लिए पहले अपने आप को निखारो अंदर से, उसको करने की कोशिश करो, कैनवस उतारने की कोशिश करो कि हम क्या सोच रखते हैं, हमारी क्या सोच है। ये नहीं होता कि उतारा और कर दिया। जी बिल्कुल अंकिता जी, जैसे कि अभी हम पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, पेंटिंग्स की बात हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हम दर्शकों को एक गीत सुनाना चाहेंगे। दर्शकों, अभी तक हमने आपको लोकगीत तो सुनाए, लेकिन अब हम साथ ही आपको एक हिंदी गीत सुनाना चाहेंगे। तो आइए दर्शकों सुनते हैं एक हिंदी गीत। यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, तुम्हारे प्यार का झोंका बड़ी ठंडी हवा लाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनों दिल में था छाया, मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनों दिल में था छाया, लगाता बेर सा वो एक फरिश्ता तुम में बन आया, लगाता बेर सा वो एक फरिश्ता तुम में बन आया। तुम आए तो वफाई नायते रानाई आई, ले सरगम में लिपटी सुरमई शहनाई आई। इश्क आया जुनून आया, इश्क आया जुनून आया, नूर आया शबाब आया, नूर आया शबाब आया।
मुझको अजब खुशियों का सरमाया लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। तो दर्शकों, इस तरह के गीत जब हम सुनते हैं तो हमारा मन करता है कि सुनते ही जाए और रुके ना। लेकिन दर्शकों, अपनी हम बातचीत को भी जारी रखेंगे और पेंटिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अंकिता जी, जैसे कि अभी हमने जाना कि किस तरह से पेंटिंग्स का जो जज्बा है, आर्ट का, कला का जो जज्बा है, वो हमें अपने अंदर जगाना पड़ता है और उसके साथ हमें कार्य करना पड़ता है, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें कि अभी तक तो आप पेंटिंग्स बनाती रहती है, आपके पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट के बारे में भी अभी बात की हमने। तो अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो क्या है आपका फ्यूचर को लेके, एक जो हम विज़न की बात करें तो क्या विज़न है आपका फ्यूचर को लेके? फ्यूचर को लेके विज़न जो है वो यही है कि मैं पेंटिंग की मतलब पेंटिंग में ही आगे करना चाहती हूँ कि पेंटिंग ही करूँ और उसमें आर्टिस्ट लेवल का जो काम होता है उसको मेन फोकस करके काम करूँ उस पर। और हाँ जी बिल्कुल मैम। अगर हम बात करें कि जैसे जब हम बात करते हैं कि पेंटिंग्स में आगे जाने की, अभी हमने फैमिली की बात की थी, फैमिली सपोर्ट की बात की थी कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम खुद पेंटिंग्स बनाते हैं, खुद हम एक कला में आगे जाना चाहता है, तो कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में हम खुद ही जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कई सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, क्या हमें इसमें आगे जाना चाहिए, क्या ये सही कर रही हूँ मैं अपने फ्यूचर के लिए, क्या ये सही स्टेप है। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस जब हमारे माइंड में आती हैं तो आप किस तरह से उससे डील करती हैं और किस तरह से उस टाइम भी अपनी कला के साथ जुड़ी रहती हैं? पहले होता था ऐसा लाइफ में कि मैं डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होती थी कि मैंने नहीं करना है ये, मैं या तो मैं जॉब के लिए चली जाऊँ, जॉब ही कर लेती हूँ, इससे अच्छा जहाँ पे हमारे अंदर पैसों के लिए आ जाता है कि हमने पैसा कमाना है, तो वहाँ पे हमारे अंदर ये वो चीज़ हमारे को डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करती है कि हमारे को आर्ट से हट जाना चाहिए, कला से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, कि हम पैसों के लिए नहीं करना है, तब हम अपने जो कला होती है हम तब उसको ज़रूर करते हैं। जब पैसों के लिए करेंगे तब तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे हम कला को। फिर वो कोई भी फील्ड है, चाहे म्यूज़िक हो गया, चाहे पेंटिंग, चाहे डांस हो गया, कोई भी कलाकार जो भी होते हैं, तो वो अगर पैसों के लिए करेंगे तो वो ज़रूर पीछे ही रह जाएंगे। जी बिल्कुल मैम। अंत में मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो बच्चे हैं, जो कलाकार हैं, जो पेंटिंग में आगे जाना चाहते हैं, आर्ट में आगे जाना चाहते हैं, कला में आगे जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि किस तरह से अपनी कला से जुड़े रहे और आगे जाए अपनी कला में? आगे जो बच्चे हैं उनको मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी आगे उनको, जो भी मेरी बातचीत रही उसमें, कि अगर है अंदर जज्बा कला करने का तो उसको ज़रूर करो और उसके लिए दिन रात मेहनत करो, चाहे उसके लिए डेली की प्रैक्टिस करो, स्केचिंग करो। पेंटिंग में तो यही होता है कि स्केचिंग करो डेली कुछ ना कुछ नया करो। जी, समय की थोड़ी सी कमी रहती है हमारे पास, तो लेकिन आज हमने जाना आपके बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।
लागी पटू दाखू आळीलो नचदी बजे पेरानी झांझर ओए लागराठी नचदा तू से दी नचा लागे ढोल बजदे साथियों बाजालो ताली